मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इसरो प्रीवियस पेपर के 1 नंबर से लेके 40 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के थे। आज हम जो 41 यानी 41 से लेके 80 तक के इसरो प्रीवियस के पेपर के क्वेश्चन हल करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन टाइप के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बताएंगे कि यदि आप इस समय में, वर्तमान समय में आप यदि वाकई आईटीआई का परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपको ट्रेड थ्योरी के साथ साथ आपको मैथ और साइंस भी पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि जब आप तीनों चीज़ें पढ़ के लेके चलोगे तो आपको नौकरी मिलना बिल्कुल 100% तय है। तो यदि आप चाहते हैं कि नौकरी आपकी पक्की हो, आप 100% नौकरी में जाएं, तो इसके लिए जितना महत्व आप ट्रेड थ्योरी को दे रहे हैं उतना ही महत्व आप नॉन टेक्निकल मैथ और साइंस को दीजिए। और ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसरो के एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी के साथ साथ मैथ और साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम अभी 41 से लेकर 80 तक क्वेश्चन हल करेंगे और आपको समझाएंगे उन क्वेश्चन को एक एक करके कि वो क्वेश्चन कैसे क्या होते हैं। तो उन क्वेश्चन को आप समझिए, और यदि आप चैनल पर नए हो हमारे फिटर फाइटर चैनल पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम शुरू करते हैं आपको समझाना क्वेश्चन नंबर लेकर के। ये जो 40 नंबर क्वेश्चन है ये हम कल के वीडियो में आपको बता चुके हैं, इसलिए आज नहीं बताएंगे। हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये आपको 41 नंबर क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ये है कि 3/4 HP इक्वल किलोवाट, यानी कि हमें HP को किलोवाट में बनाना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको, किलोवाट को। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा HP में कितने वाट होते हैं। जब हम HP को वाट बनाएंगे तभी इसको किलोवाट हम बना पाएंगे। तो 1 HP में जो वाट होते हैं वो वाट 735.5, 735.5, यानी हम 735 ही ले लेते हैं वाट। अब इस वाट को हमें क्या बनाना है, वाट को बनाना है किलोवाट। तो हमें इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। हमने 1000 का भाग दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में आप देखिए इसमें जो है HP 1 नहीं है, 3/4 HP है। तो हम इसको 3/4 कर देते हैं इंटू 3/4, क्योंकि ये 3/4 HP था तो इसमें हम 3/4 कर देते हैं। अब हमें इसको कट करना पड़ेगा, तो कट करके इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 3 जीरो जो है इधर कट करके इधर 3 पे पॉइंट आ जाएगा। अब 3 पे पॉइंट आने के बाद हम इसमें 3 का गुणा करेंगे और 4 का इसमें भाग देंगे। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें मैथ आना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि भाई हम ट्रेड थ्योरी पढ़ लेंगे वो सब कुछ निकाल ले जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन हम समझा रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये इसरो पेपर का बनाया हुआ है। हम इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा हम इसमें करेंगे कितने, 0.735 में, और 4 का भाग देंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं और इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। तो 0.735 इंटू 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15, 1 3 3 9, 9 1 10, और 3 7 21, 21 और 1 22। हम इस पर कितने पे पॉइंट लगाएंगे, 3 पे पॉइंट लगाएंगे। अब इसमें 4 का हमें भाग देना है, तो 4 का हम भाग दे देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 4 5 20, 0.5। तो जिसमें हमें पूरा भाग नहीं देना है, जिसमें 0.5 आ रहा है, देखिए 0.5 समथिंग हमारा आंसर आ रहा है, तो इसमें बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें इसमें जो आपको करना है, हॉर्स पावर को पहले वाट में बनाना है, फिर वाट से किलोवाट बनाना है, और फिर उसका 3/4 पार्ट कर देना है। क्योंकि 1 HP नहीं है, ये 1 HP नहीं है, ये 3/4 HP है। तो ये अगले नेक्स्ट एग्जाम जो हमारे होने वाले हैं, चाहे इसरो का समझ लो, चाहे NPCIL का समझ लो, या कोई भी एग्जाम समझ लीजिए, जैसे इस एग्जाम में 3/4 आए, किसी एग्जाम में 1/4 HP भी हो सकता है, 2/3 HP भी हो सकता है। तो ये रटना नहीं है, ये करना हमें सीखना है। जो बच्चे इस तरीके से करना सीख जाएंगे उनका ITI में परमानेंट गवर्नमेंट जॉब 100% पक्का है।
आपको रटना नहीं है, समझना है। कोई भी दिक्कत हो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, हम उसको बाकायदा अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। ये आ जाता है अगला क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन करते हैं और पढ़ते हैं। इस्पात के एक ब्लॉक का भार 62 kg व 8 ग्राम है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का उत्तर दीजिए। यानी ये हमारा जो आंसर दिया गया है क्वेश्चन में, वो दिया गया है एक कोई पीस है, उसका जो वेट है 62 kg है और 8 ग्राम है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन ग्राम में है, फिर किलोग्राम में है, फिर किलोग्राम में है, फिर किलोग्राम में है। यानी जो वेट इसमें अलग अलग दिया गया है, जो वेट आपको दिख रहा है, देखिए इसमें 62 kg दिख रहा है, इसमें 8 ग्राम दिख रहा है। तो इसको हमें इकट्ठा बताना है, या तो केजी में बताना है या ग्राम में बताना है। तो हम इसको कर लेते हैं केजी में। केजी के क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो 62 केजी का तो 62 केजी रहेगा। अब इस 8 ग्राम को हमें केजी बनाना पड़ेगा, तो हम 8 में इसमें 1000 का भाग देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ग्राम को हम किलोग्राम बनाएंगे। ये हमारा जो ये ग्राम है, इस ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो हमें इस 8 में 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो हमने 8 में 1000 का भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.008 आएगा। हमें 62 में 0.008 जोड़ना पड़ेगा, तो 0.008। तो इसमें हमारा निकल के आया आंसर 62.008, यानी 62.008। हम ऑप्शन में देख लेते हैं, 62.008 इसी ऑप्शन में है। यदि ये केजी वाला आंसर मैच नहीं करता कोई, तो फिर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन केजी वाला आंसर ही करेक्ट आंसर है, तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें जो वेट दिया गया था वो डिफरेंस वेट दिए गए थे, केजी में भी था, ग्राम में भी था, हमें इसको इकट्ठा बनाना था केजी में। तो ये कन्वर्जन का हमारा सवाल था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें लिखा हुआ है ए की पावर m ब्रैकेट पावर n इक्वल ए की पावर एम एन। ये हमें समझने के लिए दिया गया है कि इस तरीके से जब ए की पावर m हो और ब्रैकेट लगा के n हो, यानी पावर पे पावर हो जाती है। देखिए इसमें पावर पर पावर, देखिए ये पावर है और इस पावर पर ये पावर है, तो पावर पे पावर हो जाती है, तो उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमें बता दिया उसने, ये हमारा काम सरल कर दिया। तो ए की पावर एम एन, तो इसी की मदद से हमें 2 की पावर 3 की पावर 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको मालूम है कि इसमें जब अभी बोला गया कि पावर पे पावर हो तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 3 2 जा 6। हम 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार करना है? 6 बार करना है। 2 इंटू 2 बस 6 बार करना, 2 2 2 2 करके 10-20 बार मत कर देना, 6 बार करना, क्योंकि 6 की पावर इधर लिखी गई है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अब गुणा करिए इसको। कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं, 2 गुणा 6 करके 2 6 का 12 लिख देते हैं, 2 6 12 लिख देते हैं, वो गलत है। पावर में हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका करेक्ट आंसर 64 हो जाएगा। तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैथ का इस्तेमाल हमारे इसरो, NPCIL, ONGC, NTPC, कोल इंडिया, BHL, हर जगह जो भी पेपर होते हैं तो मैथ का इस्तेमाल ज़रूर होता है। अब अगला क्वेश्चन ये आ गया अपना 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन मैं उतार देता हूँ, 36 की पावर 2 माइनस 24 की पावर 2। अब इसमें इसकी 2 विधियाँ हैं, इसको आप चाहें तो पहली वाली विधि से भी कर सकते हैं, यानी 36 का स्क्वायर कर दो, फिर 24 का स्क्वायर कर दो, घटा दो, लेकिन ये विधि है बड़ी। तो इसमें फॉर्मूला हमारा काम करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ये हम फॉर्मूला कक्षा 6 और 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आधे बूढ़े हो गए हैं कुछ बच्चे, तो इसलिए हमें ज़्यादा बूढ़ा ना होने पड़े, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, समझो। ये सुने समय यदि निकल जाएगा तो आगे पछताने के लिए हो जाएगा। तो आप सारी चीज़ों को पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि अभी पेपर सामने है, बिल्कुल 2 से 3 दिन का टाइम है और यही सारे क्वेश्चन उसमें आएंगे। यदि आप यही आपने सीख लिए तो आपके नंबर सबसे अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए इसमें ए की जगह हम रखेंगे 36 और बी की जगह रखेंगे 24। तो हम इसका जो वैल्यू है वैल्यू को पुट कर देते हैं और इसको लगा देते हैं। तो कैसे पुट करना है, इधर रखना हमें 36 माइनस 24 और इधर रखेंगे हम 36 प्लस 24। अब इसको जोड़ देंगे हम 36 और 24, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 6 4 10 और
3 2 5 1 6, ये आ जाएगा 60 और इसको घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 12। अब इन दोनों का हम कर देंगे गुणा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये गुणा हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 12 छिंग 72 और 0 का 0 हो जाए। देखिए 12 का 6 में करोगे तो 12 छिंग 72 हो जाएगा, 0 का 0, तो 720 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करते चले जाएंगे और आप लोगों का काम हल्का होता चला जाएगा। वो आप लोग यदि यही सीख लोगे तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। अब हम करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। एक 5 kg और दूसरा 500 ग्राम से युक्त तो दो संकचन। अब संकचन हम देख देते क्या है, कास्टिंग। संकचन का मतलब है कास्टिंग। दो कास्टिंग है, एक कास्टिंग जो है वो 5 kg की है, दूसरी कास्टिंग जो है वो 500 ग्राम की है, 500 ग्राम की। दोनों के भार की तुलना करें, यानी हमें इसके भार की तुलना करना है। अब तुलना आप सभी जानते होंगे, तुलना करना का मतलब होता है उनको रेशियो निकालना, तुलना करना। तो हम इसका रेशियो निकाल देते हैं, लेकिन रेशियो में ध्यान रखें ये केजी है और ये ग्राम है। तो कभी भी किसी भी संख्या का रेशियो तभी निकलता है जब दोनों सेम क्वांटिटीज होती हैं। तो हम 5 kg को ग्राम बना लेंगे तो ये 5000 ग्राम हो गया हमारा, और नीचे हम रखेंगे 500 ग्राम। अब आप ये कह रहे होगे कि आपने ऊपर क्यों नहीं 500 ग्राम लिखा, तो उसकी वजह ये है कि देखिए 5 kg इसमें आगे दिया गया था और 500 ग्राम पीछे दिया गया था, इसीलिए हमने 5 kg ऊपर लिखा है, 500 ग्राम नीचे लिखा है। अब देखिए 2 जीरो से मैं जीरो काट देता हूँ, इनकी जीरो देखिए मैं जीरो काट देता हूँ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 5 से हम काटेंगे तो 5 बन जा 5 10 आ जाएगा और 5 बन जा 1 5, तो ये 10/1 आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 10:1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर 10:1 डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। आपको बहुत ही तसल्ली से सवाल लगाना है, क्योंकि ये एक एक नंबर आपको नौकरी दिला सकता है और यही एक नंबर की कीमत करोड़ों रुपए हो सकती है, क्योंकि ये एक नंबर आपको नौकरी दिला सकता है तो यही एक नंबर आपकी नौकरी छीन भी सकता है। तो ये एक नंबर को बहुत ही ध्यान से लगाएं और अच्छे से क्वेश्चन आप हल करें। अगला है, एक फल की दुकान में 120 सेब हैं, 70 पाइनएप्पल हैं तथा 110 आम हैं, तो 6:15 के अनुपात के लिए, यानी हमें ये 6:15 का रेशियो बनाना है। अब इसमें जो रेशियो दिए गए हैं वो देखिए, सेब और आम का रेशियो होगा 6:15, या सेब और पाइनएप्पल का रेशियो होगा 6:15, या फिर सेब और सभी फल का अनुपात होगा 6:15। ये हमें बताना है इसमें से कि इनमें किन फलों का रेशियो 6:15 हो जाएगा। तो हम इसमें देखिए सेब और आम का देख के आपको बता देते हैं। सेब है 120 और आम है 110, तो ये हमने अनुपात लिख दिया। अब इसके बाद देखिए आप, जैसे ये हम तो 0 से 0 कट गया तो इसका रेशियो आया 12:11, या बटे करके भी आप लिख सकते हो 120/110, तो 0 से 0 कट जाएगा तो 12:11 या 12/11 आपका आंसर आ गया। लेकिन 12:11 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 6:15। तो ऐसा दूसरा करके भी हम देख लेंगे तो दूसरे में भी नहीं आएगा, पहले में नहीं आएगा, लेकिन तीसरे में आ जाएगा। तीसरे में किसका रेशियो हमें चाहिए वो हम बता देते हैं। तीसरे में रेशियो चाहिए सेब और सभी फल, इसमें बोला जा रहा ऑप्शन में। तो सेब कितने हैं, 120 है और 120 है, इसके बाद बटे में हमें करना सभी फल। देखिए सभी फल, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिखा रहा है वो सेब और सभी फल दिखा रहा है, तो सभी फल कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ, जोड़ देंगे हम इसको। 70 और 110 180 हो जाएंगे, और 180 में 120 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएंगे। बटे में हमने 300 लिख दिया, 0 से 0 काट दिया। इसके बाद हम 3 से काटेंगे, 3 से काटो या 2 से काटो तो 2 छक 12 और 2 से 30 को काटोगे तो 15। देखिए 6/15 6:15 आ गया या नहीं आया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सेब एवं सभी फल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने दूसरा तो करके दिखाया नहीं, चलो मैं दूसरा कर देता हूँ। सेब से पाइनएप्पल, सेब कितना है, सेब है 120, पाइनएप्पल कितना है 70, तो 120/70, 0 से 0 कट गया, करेक्ट आंसर हो गया 12:7। तो ये किसी में नहीं आएगा, ये करेक्ट आंसर सी में ही आया जो मैंने आपको दिखाया है। तो इस तरीके से नए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रिक्त स्थान पर उचित उत्तर से भरें।
हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपेक्षिक घनत्व नापता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी। और जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है तैरने के सिद्धांत पर आधारित होती है, और तैरने का सिद्धांत जो दिया था वो वोयेंसी ने दिया था। इसे हम उत्प्लावकता का सिद्धांत या वोयेंसी या आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज, अगर आर्किमिडीज आ जाए तो ये भी सही है, आर्किमिडीज भी आप लगा देना। और यदि इसमें आपेक्षिक घनत्व आ जाए तो ये भी लगा देना कि हाइड्रोमीटर क्या चेक करता है, तो आपेक्षिक घनत्व चेक करता है। और वोयेंसी फोर्स आ जाए, उत्प्लावकता आ जाए, तो ये भी आंसर सही है। तो मैंने तीनों आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशि बतानी है। तो सदिश राशि की ट्रिक मैं अपने चैनल के माध्यम से कई बार बता चुका हूं कि जिसमें वा शब्द आता है वो सदिश राशि होती है। तो इसमें देखिए वा संवेग में वा हरा, तो ये सदिश राशि है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा ये जो भी राशियां इसमें लिखी हुई हैं, शक्ति अदिश है, तापमान अदिश है, कार अदिश है। और यदि ये ट्रिक आप देखना चाहते हो वा शब्द वाली, तो हमारे चैनल फाइटर पर जा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें लिखा गया है, क्वेश्चन सबसे पहले बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, जितना आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे उतना अच्छे से आंसर आएगा। निम्नलिखित में से मात्रक न्यूटन मीटर व जूल के बीच सही संबंध है। यानी हमें न्यूटन मीटर और जूल का बताना है। तो भैया मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये न्यूटन मीटर जो होता है इसी को हम जूल कहते हैं। यानी न्यूटन मीटर का जो शॉर्ट नाम होता है वो जूल ही होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। न्यूटन मीटर में 1 जूल होगा, तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, और डायन सेंटीमीटर को हम अर्ग कहते हैं। डायन सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, हम अर्ग कहते हैं। तो दोनों ध्यान रखिए। का मालूम इस 20 तारीख के 20 अगस्त 2023 के एग्जाम में न्यूटन मीटर ना आकर के डायन सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपने रट लिया न्यूटन मीटर, तो डायन सेंटीमीटर को भी याद कर लीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आईटीआई में उसी की जॉब पक्की होगी जो वाकई अच्छे से समझ करके पढ़ेगा, रटने वाला का काम नहीं चलेगा। इसीलिए आप बढ़िया अच्छे से क्वेश्चन समझिए और अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा का आ गया, जो इसरो के एग्जाम में आया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, यानी हमें ए प्लस बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास दिया है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी बराबर 4। अब इसमें आप देख लीजिए, देखिए ए प्लस बी हमें निकालना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें दिया है, ए भी हमें दिया है। अब आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा। अगर इसी को देख के अगर फॉर्मूला याद नहीं आया है तो आपकी मैथ बहुत वीक है। देखिए तीनों चीज़ें किस में होती हैं, वो होती हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम कक्षा 5 से 10 साल की उम्र से पढ़ते आ रहे हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो इधर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हम इधर रख देंगे। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 52 थी, हमने 52 रख दिया, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी थी, 24 थी। अब 24 का हम पहले गुणा करेंगे, इसमें 24 का गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, और 48 और 52 प्लस 48 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 100। अब इस 100 वैल्यू किसकी आई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की। हम इसको आगे और लगा देते हैं, इसको मिटा करके ये हमारी वैल्यू जो आई वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गई 100 आ गई। अब हम इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, और जब रूट लग जाएगा तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दबाव के, क्योंकि जब यदि आप दबाव में रहोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा बन सकते हैं। तो आपको पूरा अच्छे से समझना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट एक्स माइनस वाई बराबर 2, अंडर रूट एक्स प्लस वाई बराबर 14। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम आपको बता देते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसमें हमें देखिए अंडर रूट एक्स माइनस वाई देखिए दिया गया है, तो इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है, तो इसका हम जब वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो हमारा एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट हट गया। इसी तरीके से हम इस तरफ का स्क्वायर करेंगे, इस तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर करोगे तो ये भी रूट हट जाएगा, तो ये रूट हटने से हमारा बचेगा एक्स प्लस वाई।
बराबर ये 14 का भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो दोनों पक्ष का करते हैं, तो ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो ये भी 14 आ जाएगा। अब इसमें दो समीकरण बन गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ये भी आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, विलोपन विधि। तो इसको हम जोड़ने पर करेंगे, क्योंकि इसमें चिन्ह आपको अलग अलग दिख रहे हैं। जोड़ने पर तो ये y से ये y कट जाएगा। जैसे ही y से y कट जाएगा तो हम इसको और सॉल्व करेंगे। ये x जो है, ये x प्लस का ये x प्लस का 2x हो जाएगा, और 2x बराबर ये 14 प्लस के हैं और 4 भी प्लस के हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 14 4 18 हो जाएंगे। अब 2x बराबर 18, तो x बराबर हम लिखेंगे 18/2, तो इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जब भी कोई आए तो उसको दिमाग से समझिए, रूट हटाइए, विलोपन विधि के समीकरण देखिए, तो इस तरीके से हल करेंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसरो की नैया पार करना, इसरो के पेपर पार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आसान है किनके लिए? जो ट्रेड थ्योरी, मैथ और साइंस सभी को एक समान जो है बैलेंसिंग में लेके चल रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेटर है। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। आंतरिक व्यास d, आयतन v युक्त बेलनाकार पात्र के द्रव कॉलम की ऊंचाई ज्ञात पता करने हेतु किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं? ये कुछ नहीं है, इसमें फॉर्मूले का उसने पक्षांतर किया है। इसमें हमें कॉलम की ऊंचाई या हाइट h निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें बेलनाकार पात्र है और वॉल्यूम दिया गया है, तो इसमें हम सबसे पहले बेलन के वॉल्यूम का सूत्र लगाएंगे। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें देखिए आर नहीं दिया, इसमें डी दिया, तो आर बराबर होता है d/2। तो हम आर की जगह d/2 रखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आर की जगह जब d/2 रखोगे तो आर स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर यहीं कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d²/4। तो इधर हम मान रख देंगे v बराबर पाई d²/4 इंटू एच। देखिए आर की जगह हमने वैल्यू रख दी, हमें एच की वैल्यू चाहिए। एच की वैल्यू चाहिए तो एच को हम यहीं रोक देंगे और इन सबको ले जाएंगे भी की तरफ। तो देखिए भी इंटू 4/पाई d² एच। अब आप इसको ऑप्शन मिला लीजिए, 4v या v4/पाई d²। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 53 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, 60 सेंटीमीटर पार से युक्त घनाकार काष्ठीय ब्लॉक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता करें। यानी कि एक जो है, एक क्यूबिक वुडन ब्लॉक विद द साइड ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक हमारे पास जो है ये एक क्यूबिक वुडन ब्लॉक है, क्यूबिक घन के शेप में है, और जिसकी एक जो है जो साइड है वो 60 सेंटीमीटर आपको दिख रही होगी। साइड कितनी दिख रही है? 60 सेंटीमीटर साइड दिख रही है। तो ये हम क्यूबिक अगर ब्लॉक की बात करें तो इस तरीके का होता है क्यूबिक ब्लॉक, जिसकी जो है घन के शेप में होता है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है आपको याद होना चाहिए, मुझे याद है, तो वो होता है 6a²। अब 6 का तो हमने 6 रख दिया। अब a की वैल्यू जो रखना है वो 60 सेंटीमीटर दी, लेकिन जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो मीटर में दिए गए हैं, तो 60 सेंटीमीटर को हम मीटर बनाएंगे। तो 60 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हमें इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो ये हमने 0 से 0 कट दिया, 0.6 आ गया इसका। ये 0 कट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6। हम a² की जगह 0.6 रखेंगे, a² की जगह क्या रखेंगे? 0.6 रखेंगे, तो 0.6 का होल स्क्वायर। हम इसका गुणा करेंगे, ये हमने मीटर में बना लिया 0.6। ध्यान रखना जिसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है मीटर में वही आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो 6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.36। 2 पे पॉइंट रखेगा, क्योंकि 0.6 इंटू 0.6। अभी कई बच्चों को ये भी नहीं आता है, मैं कई बार उनको समझाता हूँ कि जब 0.6 इंटू 0.6 होगा तो ये 2 पर पॉइंट रखेगा, जो मैंने रख दिया। 6 6 36, 2 पर पॉइंट। हम 6 का गुणा और करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 36 में 6 का गुणा करते हैं तो 216 होता है, और इसमें 2 पर पॉइंट रख देंगे। तो 2 पर पॉइंट रखेंगे इसमें, तो इसका आंसर होगा 2.16। अब देख लेते हैं, ये दिखा है पहले नंबर पे 2.16, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2.16।
इसके बाद है ये 54 नंबर क्वेश्चन। 50 mm लंबाई के पार्श्व वाले समचतुर्भुज के परिमाप का पता लगाएं। 50 mm लंबाई, अब ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज को हम इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। तो ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है, हम समचतुर्भुज बना देते हैं और आपको समझा देते हैं। इसकी एक जो लंबाई है 50 mm लेंथ एक है। देखिए समचतुर्भुज बना देते हैं इस तरीके से, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो ये 50-50 के हैं चारों mm में, 50-50 mm में है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसका जो परिमाप हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा 50 + 50 100 हो जाएगा, 50 150, 50 200, तो ये 200 mm हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देखेंगे, यदि mm में दिया तो ठीक है, अन्यथा हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको देख लेते हैं। देखिए mm में एक भी आंसर नहीं है, देख लीजिए आप चारों। तो इसको हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में। अब 1 mm में जो होते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। तो हमें इसमें 10 का भाग देना पड़ेगा। 10 से हम ये 0 से 0 काट दिए तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 20 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। आपको इकाइयों का विशेष ध्यान रखना है, सवाल में क्या दिया गया है वो ध्यान रखना। जैसे मैंने कल के वीडियो में टेट थ्योरी के बताए थे, फिटर टेट थ्योरी के क्वेश्चन, तो उसमें नोट वाले या नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। आज मैथ में आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है इकाई वाला ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, एक वृत्त में, ये थोड़ा ऊपर स्लाइड हो गया, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। एक वृत्त में ग्रीक अक्षर पाई के अनुपात को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो हमारा पाई होता है वो वृत्त में क्या होता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें क्षेत्रफल दिया या परिधि। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए परिधि, 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 यानी ये वृत्त में परिधि की बात हो रही है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, जो परिधि होती है वृत्त की, वो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई और r, 2 पाई r। अब इसमें देखिए पाई की बात चल रही थी तो हम पाई को यहीं रोक देंगे। जो ये पाई है इस पाई को हम यहीं रोक देंगे, क्योंकि ये हमारा भाई, क्योंकि इसको हमें निकालना है। पाई हमारा भाई, क्योंकि इसको निकालना है। अब पाई के साथ कि हमें ये दो चीज़ों को हमें हटाना पड़ेगा। तो ये परिधि के बटे में ये 2 आ जाएगा और r आ जाएगा, और बराबर में पाई का भाई वहीं रह जाएगा, 2 × r। अब 2 × r देख लीजिए आप, पाई बराबर परिधि बटे 2r। अब 2r जो होता है इसे हम डाया कहते हैं, व्यास कहते हैं। जो 2r होता है इसे हम डाया कहते हैं। तो परिधि बटे व्यास, यानी पाई की वैल्यू हो गई परिधि बटे व्यास। अब देख लेते हैं इसमें परिधि बटे, देखिए त्रिज्या दिया गया है तो ये गलत हो गया, परिधि बटे व्यास, इसका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान से संबंधित है, यानी तापमान क्या होता है। तो तापमान जो होता है, तापमान क्या रूप होता है, तो उसमें देख लेते हैं हम। इसमें जो हीट को मापने की जो इकाई होती है, इट इज़ द मेजर ऑफ हीट। हीट को हम तापमान में मापते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये बिल्कुल भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं होगा, सेम क्वेश्चन यही आता है कि हीट को मापने की इकाई क्या होती है, वो तापमान से हम हीट को दर्शाते हैं। इसके बाद अगला है 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम के एक पदार्थ के तापमान को बढ़ाने के लिए अपेक्षित ऊष्मा के पदार्थ को कहते हैं। यानी कि हम 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पानी के तापमान को हम बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की ज़रूरत होती है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पानी के पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की ज़रूरत होती है, वो ऊष्मा की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं हम 1 कैलोरी। उसे क्या कहते हैं, 1 कैलोरी। अब 1 कैलोरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसमें पढ़ देते। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं कहेंगे, स्पेसिफिक रिलेटिव ग्रेविटी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी, ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कैलोरी होता तो वो आंसर भी सही हो जाता, अन्यथा इसमें जो स्पेसिफिक हीट दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, उच्चतर तापमानों के मापन के लिए प्रयुक्त यंत्र। ये हमारा फिटर ट्रेड थ्योरी का है या ITI ट्रेड थ्योरी का है। ट्रेड थ्योरी जो होती है उसका क्वेश्चन है, तो इसमें पायरोमीटर करेक्ट आंसर है। पायरोमीटर के द्वारा हम उच्च या भट्टी के तापमान मापते हैं। इसके बाद आ जाता है इसमें ये लीवर, प्रथम प्रकार के लीवर का उदाहरण है।
अब लीवर 3 प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट प्रकार का लीवर होता है, एक सेकंड प्रकार का लीवर होता है, थर्ड प्रकार का लीवर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग होते हैं आलम भार प्रयास। मैं तीनों की बात नहीं करूँगा, मैं प्रथम प्रकार की लीवर की बात करूँगा जिसमें आलम बीच में होता है या फलक्रम बीच में होता है, उसे हम फर्स्ट प्रकार का लीवर कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि यदि मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप तीनों लीवर समझना चाहते हैं तो फिटर फाइटर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और लीवर को अच्छे से समझें। मैंने ट्रिक से बताया है, आप एक बार सीख जाओगे हमेशा के लिए पूरे लीवर याद हो जाएंगे। एक एकल बिंदु के बीच थीटा कोण पर दो बल P और Q कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी R किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन 10th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से चित्र में बना देता हूँ। ये बल है P और ये बल है Q। ये थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं तो इनका परिणामी किस तरीके से निकाला जाता है सबको याद होना चाहिए। ये आर जो होता है वो होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। तो इसका ये वाला जो आंसर आपको सी में दिख रहा है वो करेक्ट आंसर होगा। याद कर लीजिए आप लोग, दो बल जब कोण पर कार्य करते हैं तो इसका यही परिणामी आर रिजल्टेंट फोर्स होता है। इसके बाद आ जाते हैं संवेग। इसमें हमें संवेग का सूत्र बताना है। संवेग का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने ऑप्शन देख लिए हैं कि संवेग का फॉर्मूला क्या है। मोमेंटम, जिसको हम अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं, तो इसका संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी। संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो देख लेते हैं मास इंटू वेलोसिटी, ये बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल क्वेश्चन का जो टाइम बचेगा उसको हम कठिन क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसके बाद इसमें दिया गया है अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल एवं अपरूपण विकृति, तो इसको हम देख लेते हैं। सेफ्टी फैक्टर इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सेफ्टी फैक्टर का अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस होता है। इसके बाद पॉइजन अनुपात, पॉइजन अनुपात बराबर होता है पॉइजन प्रतिबल बटे पॉइजन विकृति, ये भी गलत हो गया। इसके बाद होता है दृढ़ता मापांक। दृढ़ता मापांक जो होता है, दृढ़ता मापांक, इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अब मैं इसको बताऊंगा, प्रतिबल बटे विकृति। और दृढ़ता मापांक बराबर, दृढ़ता मापांक बराबर होता है दृढ़ता मापांक बराबर रहता है दृढ़ता प्रतिबल बटे दृढ़ता, तो शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। तो इसमें देखिए, इसमें अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति दिया, इसमें ओनली प्रतिबल और विकृति दिया, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो आंसर होगा ए, दृढ़ता मापांक। जो यंग मापांक होता है उसमें केवल प्रतिबल और विकृति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये हमारा साइंस का क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाते हैं, इसमें देखिए सेफ्टी फैक्टर, जो अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि सेफ्टी फैक्टर का सूत्र क्या होता है। तो सेफ्टी फैक्टर सेफ्टी फैक्टर, तो सेफ्टी फैक्टर का होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। अब इसमें आपको दिख जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस बटे, देखिए अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अगला है आदर्श ऊष्मारोधी की तापीय चालकता। अब ऊष्मारोधी को इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है जिसमें ताप ना जाए का मतलब कुचालक। वो जो कुचालक होता है, कुचालक, तो कुचालक में जो तापीय चालकता कितनी होती है, तो तापीय चालकता होती है 0। जो कुचालक होता है उसमें चालकता बिल्कुल भी नहीं होती है, तो 0 होती है, तो इसका ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते 65 नंबर क्वेश्चन पे। एक सिलेंडर है कोई, एक सिलेंडर का गुरुत्व केंद्र क्या होगा। कोई सिलेंडर है इस तरीके का, तो इसकी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, कि जहां हम उसको धागे से लटकाएं, इस तरीके से हम उसको धागे से लटकाएं तो वो बैलेंस में रहे, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी उसके सेंटर में ही होगी। अब सेंटर हम इसको कैसे निकालेंगे, इसके हम अक्ष डाल देंगे और इसमें रस्से को इसके बिल्कुल सेंटर में बांधेंगे, तो ये हमारा ना तो इधर झूमेगा ना इधर झूमेगा, ये बैलेंसिंग में रहेगा। तो इसको देख लेते हैं एक्सिस के सेंटर में। देखिए विकर्ण के मध्य गलत है, माध्य के परिच्छेद केंद्रीय अक्ष के एक बिंदु पर, ये केंद्र का जो अक्ष होता है ये इसके इस प्रकार का, देखिए एट द पॉइंट ऑफ द सेंटर एक्सिस, ये सेंटर की जो अक्ष है
इस प्रकार की सेंटर का अक्ष इस तरीके का इधर पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। अब इसमें देखिए एट द पॉइंट ऑफ द सेंटर एक्सिस, एक्सिस के सेंटर पर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ये जो मैंने सी वाला आपको बताया है। इस प्रकार से सेंटर निकालने के अलग अलग चित्रों के भी आते हैं कि किस चित्र का सेंटर कहाँ होता है। अब 66 नंबर क्वेश्चन, धरती पर स्टील ट्यूब का द्रव्यमान 72 kg है। यानी कोई चीज़ जब धरती पर रखी हुई तो 72 kg है। यदि चांद पर गुरुत्व धरती से 1/6 गुना है। आप सभी को मालूम है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्व केंद्र जो गुरुत्व होता है या ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है। तो इस पे हमें बताना है कि चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो चंद्रमा पर भी जो द्रव्यमान होगा वो 1/6 गुना कम हो जाएगा। तो 1/6 गुना हम कम कर देते हैं इसको, जो हमारे पृथ्वी पर द्रव्यमान था। तो 72 में हम 1/6 कर देंगे, तो 6 का इसमें भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका 12 kg इसका द्रव्यमान हो जाएगा। लेकिन इसमें द्रव्यमान की बात हो रही है, अभी इसमें मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में। इसमें द्रव्यमान की बात हो रही, इसमें वेट की बात नहीं हो रही। जो मैंने अभी निकाला ये वेट निकाला है मैंने। ये क्वेश्चन 12 आंसर सही नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर 72 ही होगा, क्योंकि मास जो होता है मास कभी चेंज नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेगा। यदि इसमें भार की बात की जाती तो भार इसका आंसर होता 12। इसमें मास की बात की जा रही तो इसका करेक्ट आंसर 72 kg ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो जल्दबाजी में गलत हो सकते हैं तो उनको आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा माइक्रोमीटर की रीडिंग का है, फिटेटेड थ्योरी का है। देखिए, एक वृत्तीय छड़ के व्यास का मापन करते वक्त बैरल में 18 मेन डिवीजन यानी 18 MSD है। इसमें मैं लिखता जा रहा हूँ MSD मेन डिवीजन, तथा एक छोटा डिवीजन है। एक जो है वो छोटा, छोटा का मतलब सब डिवीजन, एक छोटा है मतलब सब डिवीजन है जो 0.5 mm का होता है। इसके बाद एक छोटा डिवीजन पाया गया तथा 19 थिम्बल डिवीजन बैरल की डेटम लाइन से सपाटी पाया गया, मतलब मैच कर रहा। सपाटी का मतलब 19 थिम्बल डिवीजन मैच कर रहे हैं। तो छड़ का व्यास ज्ञात कीजिए, तो हम 19 थिम्बल लिख देते हैं इधर। हम इसको लगा देते हैं। अब आपको सबको इनकी वैल्यू आना चाहिए। जो मेन डिवीजन की वैल्यू 1 mm होती है, सब डिवीजन की वैल्यू 0.5 होती है, और थिम्बल डिवीजन की वैल्यू जो होती है, जो 19 थिम्बल डिवीजन थे हमारे, 0.01 होती है। हम इसका गुणा करके 18.00 लिख देते हैं। इधर 0.5 का 0.50 लिख देते हैं, एक का गुणा होगा, और 19 में 0.01 का होगा तो 0.19 होगा। हम इसको जोड़ेंगे पूरा तो 18.69 mm हो जाएगा। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसरो एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। प्रीवियस पेपर में आता रहा, NPCIL में भी आता रहा है, और फिर से आएगा, बार बार आएगा। बस रीडिंग के जो डिवीजन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है, षटभुजीय पार्श्व की एक क्रॉस सपाट विमा 20√3 mm है। षटभुज को मशीन करने के लिए छड़ का न्यूनतम व्यास कितना होगा। अब इस षटभुज है तो पहले हम षटभुज बना देते हैं इस तरीके से। देखिए ये बन गया हमारा षटभुज। अब षटभुज बनाना जिसको नहीं आ रहा तो वो सीख लीजिए भैया, क्योंकि आप ITI कर चुके, षटभुज तो आनी चाहिए। अब जो पार्श्व की क्रॉस सपाट विमा यानी एक सपाट से दूसरे सपाट के बीच की जो दूरी है वो है 20√3। तो सबसे पहले हमें ये सपाट से, अब सपाट से सपाट के बीच की जो दूरी होती है वो होती है A√3। तो हमें इस A√3 के बराबर में, ये फॉर्मूला है याद कर लीजिए, सपाट से सपाट, फ्लैट टू फ्लैट जो दूरी होती है वो √3 होती है। तो 20√3, तो √3 से √3 कट गया, A बराबर आ गया 20। यानी हमारी जो भुजा हो गई वो 20 हो गई, 20 20 और 20 और 20 और 20। अब हमें इसका क्या निकालना है, अब हमें इसका निकालना है पता है क्या, कॉर्नर टू कॉर्नर निकालना है। मैं इसको आपको बता देता हूँ। 20 हमारा आंसर आ गया है। हम इसको बैक करके आपको समझा देते हैं। देखिए हमें निकालना क्या है, इसका बैक करके आपको बता देते हैं। जो हेक्सागोन बना है इसमें हम बता देते हैं। देखिए ये हमें निकालना है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का। हमारी भुजा आ गई 20, तो 20 है तो ये जो कॉर्नर टू कॉर्नर होता है ये होता है 2 गुना, आप याद कर लीजिए। तो 20 दूनी 40, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फॉर्मूला थोड़ा भाई याद करना पड़ेंगे आपको। एक महीने के 50,000 40,000 रुपये कमाना है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा।
और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े और हमें नौकरी मिल जाए, तो ये चीज़ इस जन्म में तो क्या अगले 4 जन्म में भी नहीं मिलेगी अगर जो मेहनत नहीं करेगा। और जो मेहनत करेगा उसको पहले अटेम्प्ट्स में ही अच्छी गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी। इसलिए एक ही उपाय है कि आप मेहनत करें और नौकरी पाएँ। मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि नौकरी पाइए और अच्छे से पढ़िए। नौकरी पहले पढ़ो, फिर नौकरी पाओ, फिर ऐश के साथ जीवन जियो। 69 नंबर क्वेश्चन। एक बर्नियर कैलीपर में बर्नियर स्केल के 50 डिवीजन मुख्य स्केल के 49 विभाजन कर लेते हैं। यानी जो हमारा ये बर्नियर कैलीपर है, ये 50 बर्नियर स्केल डिवीजन, 49 मेन डिवीजन का है। तो इससे हमें इसकी लीस्ट काउंट पता चल गई। इसकी लीस्ट काउंट कितनी हुई? 0.02, क्योंकि 49-50 वाले की लीस्ट काउंट 0.02 होती है, इसीलिए उसने हमको ये दिया। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहा, वो लीस्ट काउंट तो हमें पता चल गई। उसमें ये कह रहा कि मुख्य स्केल के 24, यानी 24 है इसके मेन डिवीजन। अभी जो हमने जैसे बर्नियर कैलीपर लिख कर बता रहे हैं, जैसे हमने माइक्रोमीटर में अभी भी लिखा था, मेन डिवीजन MSD 24। इसके बाद 20वां बर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल से मैच खाता है, तो छड़ का व्यास कितना होगा? तो 20वां है बर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसकी रीडिंग का तरीका क्या होता है वो मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। देखिए, इसमें मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो 1 mm का होता है, 1 का गुणा कर देते हैं जो माइक्रोमीटर में भी था, तो इसका हो जाएगा 24.00। अब बर्नियर स्केल जो होता है, जो मैच करता है, देखिए इसमें कह रहा था ना 20वां बर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल से मैच करता है, तो इसमें हम जब रीडिंग पढ़ते हैं तो पढ़ने में गुणा करते हैं, तो 0.02 का हम इसमें गुणा करेंगे। जब हम इसमें 0.02 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर मिल करके 20 दूनी 40.40 हो जाएगा। तो 24.40 इसका करेक्ट आंसर होगा। हम देख लेते हैं 24.40 कहाँ पर है इसमें, तो 24.40 ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिया है। तो ये आंसर, इसी तरीके से रीडिंग पढ़ना आप लोग। डिवीजन चेंज हो सकते हैं लेकिन और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब हम करते हैं अगला। 31.4 मीटर प्रति मिनट की कटिंग स्पीड के साथ, ये कटिंग स्पीड है इसकी। देखिए, ये हमारा फिटर थ्योरी का क्वेश्चन है। कटिंग स्पीड, ये है कटिंग स्पीड। मृदु इस्पात के एक प्लेट को ड्रिल करने के लिए 520 mm की उच्च गति ड्रिल के RPM ज्ञात करो। हम इसमें RPM निकालना है, यानी इसमें कटिंग स्पीड दी गई है और व्यास दिया गया है, और हमें क्या निकालना है? हमें इसका RPM निकालना है। तो RPM का जो सूत्र होता है, हमने सभी बच्चों को जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए हैं, अगर कुछ लोग ऐसे वीडियो को देख रहे हैं, कुछ जो ना जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए। ये फिटर फाइटर चैनल आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही देगा, लॉस कुछ भी नहीं देगा। तो RPM का सूत्र जो होता है वो होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000। अब 1000 क्यों रखा? क्योंकि ये मीट्रिक सिस्टम वाला है। यदि ब्रिटिश वाला होता तो 12 रखते, बट्टे में रखेंगे हम पाई इंटू डी। अब इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे बहुत ही शॉर्ट में। कटिंग स्पीड कितनी थी? कटिंग स्पीड थी 31.4। एक कट जाएगी, बहुत अच्छी बात है, अभी कटेगी जी। 1000 हमने गुणा में लिख दिया और बटे में लिख दिया कितना? पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डाया कितना था? 20 था। अब आप देख लीजिए, इसमें देखिए ऊपर 1 पे पॉइंट है और नीचे 2 पर पॉइंट है, तो इसमें पॉइंट हटाने का हिसाब किताब आपको हम बहुत ही सरल तरीके से बता देते हैं। ये 2 पे पॉइंट हटेगा तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, और ऊपर का 1 पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगी। 314 से 314 कट जाएगा, और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो से जे जीरो कट जाएगी, और 2 का हम भाग 1000 में दे देंगे, 500 आ जाएगा और आपका नौकरी भी लग जाएगी। यदि आपका 500 आ रहा आंसर तो आपकी नौकरी पक्की है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन में आता है। अगला 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3 ग्राम, देखिए इसमें लिखा 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का घनत्व, ये डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी कितनी है? 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी है। धातु से निर्मित 4 मीटर लंबाई युक्त 5 mm अनुप्रस्थ काठ वर्ग छड़ का लागत का आकलन करें यदि धातु की प्रति यूनिट लागत 1000 रुपया प्रति किलोग्राम हो। यानी हमें एक छड़ हमने खरीदी है बड़ी सी, इस छड़ को हम बना देते हैं। इस तरीके से एक छड़ है, उस छड़ को हमने खरीदा है। चौकोर क्रॉस सेक्शन है 5x5 का। देखो हम लिख देते हैं 5x5 का इसमें क्रॉस सेक्शन है। देखिए 5 mm ये चौड़ी है, 5 mm मोटी है, और
4 मीटर लंबी है। एक छड़ खरीदी स्क्वायर बार, और इसका जो डेंसिटी है वो 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी लागत है 1000 रुपया पर केजी। तो हमें सबसे पहले इस छड़ का वेट निकालना पड़ेगा, तभी इसका रेट निकल पाएगा। तो जो वेट निकालेंगे यानी मास निकालेंगे तो m बराबर होता है v इंटू डी। डी जो दिया गया है वो दिया गया है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो हम डी की जगह तो 3 रख देंगे, नहीं कि हमें वॉल्यूम इसका निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम हम इधर निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम जो ये जो छड़ है ये घनाभ के शेप में है, तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। लेकिन इकाइयों का विशेष ध्यान रखें, सारी हमें सेंटीमीटर में करना है। सेंटीमीटर में क्यों करना है, क्योंकि इसकी डेंसिटी काय में दी गई है, सेंटीमीटर में। तो 5 mm को हम सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 5 mm का सेंटीमीटर जो होगा वो होगा 5 mm का 0.5 सेंटीमीटर होगा। फिर चौड़ाई इसकी 0.5 सेंटीमीटर होगी, और लंबाई भी हम 4 मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए 2 पॉइंट हैं जी, तो ये 2 पॉइंट से ये 2 जीरो हट जाएंगी, हम गुणा कर देंगे। 5 25 25 चौको 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। हम जो 100 की वैल्यू है वो 100 की वैल्यू हम रखेंगे कहाँ, वो रखेंगे वॉल्यूम की जगह। तो 100 की वैल्यू हम इधर रखेंगे, तो 100 × 300। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, देखिए हमने वॉल्यूम तो 100 क्यूब निकाल लिया है, और इसमें हम वॉल्यूम की जगह रखेंगे m बराबर v इंटू डी। तो इसका 300 ग्राम वेट आया। कितना वेट आया, 300 ग्राम। अब हमें ग्राम में नहीं, हमें चाहिए किलोग्राम में, तो इसका हम 1000 का भाग देंगे, तो ये हमारा किलोग्राम में बन जाएगा, यानी 0.3 kg। अभी रेट नहीं आया, अभी वेट आया। अभी हमने इतना कुछ करा, वॉल्यूम निकाला, m बराबर v इंटू डी में रखा, फिर ये ग्राम में आया, किलोग्राम बनाया। अब 0.3 किलोग्राम की ये छड़ है जो ये हमने तौल ली है बिना तराजू के, 0.3 kg। अब इसका रेट है, हमें 1000 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो एक पॉइंट से ये जीरो हट जाएगा, और जीरो हटने के बाद हम इसका गुणा कर देंगे 100 का 3 में, तो 300 रुपये की ये रॉड हमें मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके अच्छे से हल करके देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए समझ लो एकदम बिल्कुल कि ये समझ लो कि सोना और प्लेटिनम का काम करेगी आपकी ज्वाइनिंग में, आपकी नौकरी में। हम बढ़ते आगे। यंत्र का अल्पतम माप निम्न में से किससे संबंधित है, यानी किसी भी लीस्ट काउंट का उस यंत्र से क्या संबंध है। तो जो हमारी लीस्ट काउंट होती है वो लीस्ट काउंट जितनी कम होती है, लीस्ट काउंट जितनी कम होती है, ध्यान से समझिए, लीस्ट काउंट जितनी कम होती है हमारा यंत्र उतना ही ज़्यादा शुद्ध होता है, ज़्यादा शुद्ध होता है। यानी कि लीस्ट कम होने पर शुद्धता बढ़ रही है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो परिशुद्धता के विलोमानुपाती होता है, यानी लीस्ट काउंट जितनी कम शुद्धता उतनी अधिक, तो ये विलोमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती होता है। अब इसके बाद एक हमारा ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन फिर आ गया है 20S7G6, जिसमें 20 जो है ये बेसिक साइज है, और H जो है होल का है, और G6 जो है वो शाफ्ट का है। अब इसमें हमें क्या करना है, शाफ्ट और छिद्र के बीच अधिकतम क्लीयरेंस का हमें पता करना है। अब अधिकतम क्लीयरेंस, ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं। अधिकतम क्लीयरेंस का मतलब होता है लूज। तो अधिकतम क्लीयरेंस मतलब होता है, अधिकतम क्लीयरेंस ये है जिसके बीच में अधिकतम क्लीयरेंस है, यानी जगह ज़्यादा है। तो इसका सूत्र जो होता है होल का मैक्सिमम माइनस शाफ्ट का मिनिमम। होल का मैक्सिमम एक्स लिख देता हूँ, होल का मैक्सिमम माइनस शाफ्ट का मिनिमम। मिनिमम का मतलब कम, MI लिख देता हूँ। अब होल का मैक्सिमम हम देख लेते हैं। होल का देखिए लिखा गया है प्लस में 21 माइक्रोन है। अब इस माइक्रोन को हम MM बनाएंगे, जब माइक्रोन को हम MM बनाएंगे तो 0.021 होगा। तो इसका होल का मैक्सिमम हो जाएगा 20.021। अब होल का हमें शाफ्ट का मिनिमम देखना है। होल का हमने मैक्सिमम देख लिया है, होल का मैक्सिमम शाफ्ट का मिनिमम। अब शाफ्ट में देखिए मिनिमम होगा 0.007 घटाने से मिनिमम होगा, या 0.020 घटाने से मिनिमम होगा। तो आपको मालूम है कि 0.020 घटाने से मिनिमम वैल्यू आएगी, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी मैं घटा देता हूँ, 19.980 आएगी।
अब हम इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 41। देखिए कितना आएगा, 0.041 आएगा। और जो 0.041 जो है वो 41 माइक्रोन के बराबर है। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा आपको। व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेस ऑफ 12.9 ग्रेड बोल्ड मटेरियल। ये बोल्ट का जो मटेरियल होता है तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेस जो 1100 से 1200 दी गई है किताबों में, तो इसका 1200 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्रेड है बोल्ट का और इसकी टेंसाइल स्ट्रेस जो होगी वो 1100 से 1200 होगी। इसका 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन जो है साइन बार का है। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। 200 mm बड़े साइन छड़ का उपयोग करते हुए 30 डिग्री के कोण के मापन के लिए सर्पण प्रमापी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप जो लोग स्लिप गेज या साइन बार पढ़े होंगे उनको मालूम है कि जो साइन बार होता है उसमें हमारा साइन थीटा काम करता है। तो साइन थीटा बराबर होता है H/L, जिसमें H जो होता है वो होता है स्लिप गेज की ऊंचाई और L होता है साइन बार का साइज। हम इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। साइन थीटा जो है 30 डिग्री है तो हम इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर H/L। L जो है वो 200 है, 200 हम रख देते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हम इधर साइड में लगा देते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो H/200 हो जाएगा। अब इसको हम कैंची उड़ा कर देंगे तो या 2 से इसको काट देंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो H बराबर 100 mm इसका आंसर हो जाएगा। तो 100 mm इसका डी में दिया गया है तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साइन थीटा साइन बार का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा ये ट्रांसमिशन ऑफ पावर फीटर का है। ये हम पढ़ देते हैं आपको और बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगा देते हैं। ये ड्राइवर गियर में 20 टीथ है और 100 RPM पे चल रहा है। 40 टीथ युक्त चलित गियर की गति ज्ञात कीजिए। तो इसमें फॉर्मूला काम करता है D1N1 बराबर D2N2। इस तरीके से हम इसमें वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रख के इसको हम लगा देते हैं थोड़ा अलग से। तो 20 × 100 बराबर 40 × N2 हमें निकालना है। 40 इधर बटे में आ जाएगा, 40 बटे में आ जाएगा, इसके बटे में 40 तो 20 दूनी 40, 2 का भाग देंगे 100 में 50 RPM आ जाएगा। इससे हम पुली का भी RPM निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले को याद करके आप रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन है ये साइंस का क्वेश्चन है। 5 मेगापास्कल के दाब को 5 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर के क्षेत्र में लगाया जाता है तो बल का आकलन ज्ञात कीजिए। यानी हमारा प्रेशर, तो सबसे पहले प्रेशर का सूत्र लिखेंगे। दाब बराबर होता है F/A क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जो है इसमें देखिए, क्षेत्रफल जो है वो 5 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर पर लग रहा है तो हमें इसको क्षेत्रफल को सबसे पहले मीटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पास्कल इकाई होती है M के सिस्टम होता है। तो 5 सेंटीमीटर को हम मीटर बनाएंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 5/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आपको इसको हल कर देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं तो 5 पास्कल, तो सबसे पहले हमें मेगा पास्कल को पास्कल बनाना पड़ेगा। तो जो मेगा पास्कल होता है 5 × 10⁶ पास्कल होता है। तो हम इसकी जगह रख देते हैं 5 × 10⁶ बराबर F की वैल्यू हमें निकालनी है बल, तो ऊपर F का F रहने देते हैं। इसके बाद नीचे हम रख देते हैं 5/100 × 1/100। हम इसका कैंची गुणा कर देते हैं। जब हम इसमें कैंची गुणा करेंगे तो साइड में ही पहुंच जाएगा जी। हम लिख देते हैं साइड में अलग कलर से लिख देते हैं इसको। किस कलर से, नीले रंग से। तो जब ये साइड में जाएगा तो इधर हो जाएगा 5/100 और इसका हो जाए 1/100। अब देखिए नीचे इसमें देखिए 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो, तो 4 जीरो। तो ये 4 जीरो से 6 जीरो में से 4 जीरो चली जाएंगी तो ये हमारा बचेगा 10⁻2। और ये 25 का गुणा करेंगे और 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमारा 10⁻2 था। तो 25 × 10⁻2 मतलब 100 हो जाएगा। तो हमारा 2500 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 2500 आंसर करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन वो आपके सिलेक्शन के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, तो आपको जरूर सीखना है बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक स्क्रू पिच गेज होता है। द रेंज ऑफ द स्क्रू पिच गेज, इसको डिटो हमें याद करना है। ये 0.35 mm से लेके 5.0 mm तक कार्य करता है। तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला है 79 नंबर क्वेश्चन। एक रिविट लगी हुई है जिसका रिविट का जो व्यास है वो 4 mm है। कोई रिविट है इस तरीके की और इसका व्यास है 4 mm। तो वही रिविट का व्यास 4 mm है। तो इसमें पूछा जाता है शियर एरिया।
शियर एरिया। तो जो परिधि के बराबर शियर एरिया होता है तो 4 यदि व्यास है तो उसकी परिधि होगी 4 पाई। और ऐसी ऐसी कितनी रिबिट लगी हुई है? 10 रिबिट लगी हुई है। यानी क्वेश्चन ये है कि 4 mm व्यास की 10 रिबिट लगी हुई है तो कितना शियर एरिया कवर करेगा? तो इंटू हम 10 कर देंगे तो इसमें 40 पाई करेक्ट आंसर इसका होगा। जितनी भी रिबिट लगे होंगी एक रिबिट की परिधि को निकाल करके हम जितनी रिबिट लगाएंगे उतना ही उसका शेयर एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो 4 पाई इंटू 10 मिला के 40 पाई हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है। 12 मीटर के परिमाप तथा 5 मीटर के कर्ण से युक्त समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब समकोण त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा, हमने समकोण त्रिभुज बना दिया है। अब समकोण त्रिभुज में जो 12 है परिमाप, इसकी तीनों भुजाओं की माप मिला के कितनी है? 12। अब कर्ण इसका 5 है तो इसे हमने 5 लिख दिया। अब 12 में से जब हम 5 घटा देंगे तो बचेगा 7। अब 7 में हमारी ये दोनों भुजाएं हैं। अब हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो एक इसमें 3 होगी और एक 4 होगी, या ये ऊपर वाली 4 होगी तो नीचे वाली 3 होगी। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊपर वाली को 3 मान लो तो नीचे वाली को 4 मान लो, ऊपर वाली को 4 मान लो, नीचे वाली को 3 मान लो। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा कैसे, आपने इसको 5 और 2 क्यों नहीं माना? भाई 3, 4 और 5 जो होता है, 3, 4, 5 ये होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। 3, 4 और 5 राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि उसने बोला था समकोण त्रिभुज। अब हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे क्योंकि हमें इसमें आधार मिल गया है। देखिए इसमें ये मिल गया हमें आधार 4 और ऊंचाई मिल गई है 3। आप चाहो तो नीचे को भी 3 मान सकते हो, ऊपर को 4, एक सही आंसर आएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हो गया 4, ऊंचाई हो गई 3, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6। इसका 2 से हमने 4 को काटा 2 आया और 2 का और 3 का गुणा होगा तो 6 वर्ग मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुई हमारे इसरो के आज के 41 से लेकर 80 क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चन को हल करें और एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि कोई भी नौकरी कठिन परिश्रम से ही मिलती है। यदि आप परिश्रम करोगे तो आपको 100% नौकरी मिलेगी। और इन क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। और यदि आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए और बुरा लगे तो भी कमेंट करिए। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। अगला प्रीवियस पेपर का जो है क्वेश्चन हम फिर से अभी अपलोड करेंगे कल परसों, उनको भी आप देखिए। और आप NPCIL, इसरो जो भी एग्जाम है उनको दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।